हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। गाइस, जैसा कि हम लोग रियल फिजिक्स की सीरीज में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज हमारे सामने नया एक प्रॉब्लम होगा जो कि हम लोग डील करेंगे जेईई एडवांस ओरिएंटेड। एक्चुअल में जो आईआईटी जेईई की तैयारी होती है फिजिक्स की, हम वो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बात का ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे कि एक से एक उन कॉन्सेप्ट को सीखा जाए जो कि एग्जाम में प्रॉब्लम देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा 10 से 15 मिनट की जो वीडियो होता है उसमें अपन लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो कि एग्जाम में अपन को हेल्प कर सकता है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों को बता दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने न्यूरल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गाइस गूगल प्ले स्टोर से उसे अभी कभी डाउनलोड करिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस यूट्यूब से पहले हमारे ऐप में अवेलेबल होते हैं पीडीएफ के साथ। सो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप एक साथ उनको एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कई जगह देखा होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन में बोला क्या, मैं आपको बता देता हूं पहले। अ प्लैंक इज हेल्ड एट एन एंगल अल्फा to the horizontal on two fixed supports A and B, A support and B support, okay? The plank can slide against the supports, मतलब इस ये जो प्लैंक है ना, ये इसके ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, ओके? विदाउट फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स वेट mg, मतलब mg की वजह से ये स्लाइड कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आगे बोल रहा है एक्सेलरेशन and the direction in which a man of mass small m should move so that the plank does not move। क्लियर है? ये पर्टिकुलर आदमी किधर की ओर और कितने के एक्सेलरेशन से मूव करे कि भैया ये जो पर्टिकुलर प्लैंक है ये खुद के वेट के किसी कंपोनेंट की वजह से मूव ना कर पाए। मतलब मैं ये चाहता हूं कि वो जो आदमी ऊपर की ओर मुझे ऐसे जाता हुआ दिख रहा है वो ऊपर की ओर जाए या फिर नीचे की ओर जाए, है ना? क्या करे और कितने एक्सेलरेशन से करे कि भैया जो नीचे वो प्लैंक है ना वो प्लैंक मूव ना करे, वो प्लैंक रेस्ट में मेंटेन रहे। गॉट इट गाइस? ये हमारा क्वेश्चन है आप सबके सामने। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले एक बार एटलीस्ट एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो अच्छी बात है। ट्राई करने के लिए क्या करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पूरा आप सॉल्व करिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए कि आपने जो सोचा और जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया क्या वो दोनों सिमिलर थे, क्या आपने किसी नए कॉन्सेप्ट से किया, क्या आपका 100% सही था, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, और यदि गलती करी तो क्या कारण था कि गलती हो गई। ये सब चीज़ें सीखिए। तो इस तरह में क्या होगा ना कि एग्जाम में जब जाएंगे तो ये सारे माइंड में सारी बातें चलती रहेंगी, तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है ना वो 100% करेक्ट होते हैं, फिर वहां पे एरर नहीं होती है। तो चलिए गाइस, मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ पैरेलल में, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, किसी भी हिसाब से मैं इसको कठिन क्वेश्चन की संज्ञा नहीं दूंगा। मैं एक्चुअली बोल क्या रहा है, ध्यान समझिएगा। बोला ये जा रहा है कि ये हमारे पास प्लैंक है, ठीक है? दिस इज अवर प्लैंक, ठीक है? ये हमारे पास प्लैंक है। अब तुम्हें भी पता है ये बात कि वो आदमी प्लैंक के ऊपर तभी चल सकता है जब प्लैंक की सरफेस रफ रही हो, ठीक है? कि नीचे फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर बेस है, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहे होंगे, मैं मान सकता हूँ उस पर्टिकुलर प्लैंक को। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है कि वो आदमी यदि उस प्लैंक में चलना चाहता है प्लैंक के ऊपर, तो उसे फ्रिक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको ही पता है कि कोई बहुत ही चिकनी सरफेस हो जाए जहाँ पे कि एकदम स्मूथ हो जाए, कोई फ्रिक्शन ना हो, आप उस जगह पे चल नहीं पाएंगे। इस तरह होता है फिर वहाँ पे ऐसे वहीं पे अपन रह जाते हैं ना, क्योंकि हम तब चलने की कोशिश कर रहे होंगे तो हमारा पाँव पीछे की ओर स्लिप कर जाएगा। कोई फ्रिक्शन है ही नहीं जो कि हमें सपोर्ट करे आगे की ओर चलने के लिए। गॉट इट गाइस? तो हमें इस बात ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर वाली जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल होगी। तो यदि ऊपर वाली सरफेस फ्रिक्शनल होगी तो तुम खुद से सोचो, यदि ये आदमी ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है, तो ऊपर की ओर यदि चढ़ना चाहता है तो सिंपल सा लॉजिक है कि ऊपर की ओर चढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये आदमी के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की ओर लग रहा होगा। मतलब ये आदमी इस पर्टिकुलर प्लैंक पे फ्रिक्शन कहाँ की ओर लगा रहा होगा, नीचे की ओर लगा रहा होगा। मतलब मुझे समझ में आ गया कि इस प्लैंक पे सिंपल सा लॉजिक है कि नीचे की ओर ही mg का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, mg साइन अल्फा, और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। दोनों मिलकर उस प्लैंक को मूव करा देंगे। प्लैंक को कोई रेस्ट में नहीं ला सकता, है ना? मतलब प्लैंक मूव कर जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि वो आदमी नीचे की ओर जाने लगे, कहाँ की ओर जाने लगे बेटा? नीचे की ओर जाने लगे। तो नीचे की ओर जाने लगे यदि, तो सिंपल सा लॉजिक, यदि वो नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की ओर जाने पे फ्रिक्शन उस पे आगे की ओर लग रहा होगा, तो प्लैंक पे पीछे की ओर लगेगा। और वो फ्रिक्शन पॉसिबल है कि वो इस पर्टिकुलर प्लैंक के mg साइन अल्फा कंपोनेंट को बैलेंस करा दे और वो प्लैंक हमारा रेस्ट में मेंटेन रह पाए। ओके गाइस, सो पॉसिबल है कि ये आदमी नीचे यदि जाए, मतलब डाउन द इंक्लाइन जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि आसानी से
वो प्लैंक रेस्ट में मेंटेन रह सकता है। तो चलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये उस प्लैंक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए मैं मानता हूँ कि इस प्लैंक पे उस आदमी के चलने की वजह से फ्रिक्शन ऊपर क्यों लग रहा होगा, लाइक दिस, सॉरी, ये कुछ ऊपर की वजह से लग रहा होगा फ्रिक्शन। और ध्यान से देखो तो इस पे इसका ग्रेविटेशनल पुल नीचे क्यों लग रहा होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, कैपिटल एम जी। तो उसका एक कंपोनेंट इधर क्यों लग रहा होगा, है ना, अलोंग दैट इंक्लाइंड प्लेन, वो लग रहा होगा एम जी साइन अल्फा। क्यों एम जी साइन अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल 90 हो जाता, ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाता। एक सेकंड, इसका पेन यूज होते होते ना बहुत खराब हो गया। चलिए ये एम जी ऐसे लग रहा होगा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा ना, ये एंगल 90 माइनस अल्फा। तो एम जी कॉस 90 माइनस अल्फा, दैट इज व्हाट, एम जी साइन अल्फा आ गया। अब ये प्लैंक मूव ना करे उसके लिए क्या होना चाहिए, यदि ये प्लैंक मूव ना करे तो उसके लिए होना चाहिए एफ आर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एम जी साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि उस प्लैंक पे यदि नेट अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाएगा तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो पर्टिकुलर प्लैंक मूव कर जाएगा। अच्छा, तुम में से कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर एमजी का जो कंपोनेंट एमजी कॉस अल्फा उसके बारे में क्या। एक्चुअली इसके बारे में इसलिए टेंशन नहीं लेना क्योंकि वो एमजी कॉस अल्फा जो है ना, वो ये जो हिंज पॉइंट है ना, ये जो बेस है, यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ऐसे तो वो ये दोनों मिल करके उस एमजी कॉस अल्फा को बैलेंस करा देंगे, खत्म कर देंगे, बाय बाय टाटा, हो गया। उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है, उनके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो किसके बारे में जरूरत है टेंशन लेने की, मतलब ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, देख लीजिएगा इनका डायरेक्शन क्या आएगा। बाय द वे यदि ये पॉइंट पे टच कर रहे होंगे तो दोनों का डायरेक्शन ऐसा आएगा जो कि एमजी कॉस अल्फा को बैलेंस करा रहा होगा। ओके, चलिए कम बैक टू द पॉइंट। तो एमजी कॉस अल्फा के बारे में सोचा नहीं हमने बस एमजी साइन अल्फा के बारे में सोचा कि ये प्लैंक मूव नहीं करना चाहता तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन ऊपर की ओर जो कि उस आदमी की वजह से लग रहा होगा, क्योंकि आदमी नीचे की ओर यदि जा रहा होगा, तो आदमी नीचे की ओर यदि जा रहा होगा तो सिंपल सा जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो अपने पीछे वाली जो नीचे वाली जो सर्फेस होती है उसको पीछे की ओर पुश करते हैं, तब वो हमें आगे की ओर मूव कराती है ना। तो वही मतलब कि फ्रिक्शन उस पर्टिकुलर प्लैंक पे पीछे क्यों लग रहा होगा, तो आदमी ऐसे नीचे उतर रहा, मतलब उसमें फ्रिक्शन प्लैंक पे कैसा लगाएगा, ऊपर क्यों लगेगा, तो उसने फ्रिक्शन लगाया ऐसा, ठीक है। उस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, सॉरी उस फ्रिक्शन को हमने बैलेंस करा दिया एमजी साइन अल्फा से। यहां तक अपना क्लियर है। अब उस आदमी के लिए यदि अपन बात करें तो उस आदमी के लिए, जो आदमी ऐसा है कुछ हमारा, उस आदमी पे ध्यान से देखा जाए उस आदमी में क्या हो रहा होगा। उस आदमी पे एक इसका खुद का जो वेट mg होगा, mg का एक कंपोनेंट लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, है ना, वो कितना हो जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। ध्यान से देखा जाए तो इधर की ओर लग रहा होगा स्मॉल mg साइन अल्फा, क्लियर है, स्मॉल mg साइन अल्फा, और साथ में इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा नीचे की ओर fr, और इन दोनों की वजह से ही उसने क्या पाया होगा, एक्सीलरेशन a पाया होगा, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन अपन लोग क्या लिख सकते थे, इसके लिए अपन लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, ध्यान से देखा जाए तो इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, मैं आप बीचों बीच लिखता हूँ इसके लिए इक्वेशन लिख सकते थे mg साइन अल्फा plus fr which is the net force acting on that particular person that should be equal to small m into a, क्लियर है। अब ध्यान से देखा जाए तो fr की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैपिटल mg साइन अल्फा, अपन उसको ले जाके वहां पुट करा देते, जैसे उसको ले जाके पुट कराएंगे वहां पे तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg इंटू साइन अल्फा, ब्रैकेट के बाहर आ गया, इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए। अब एक काम करो, स्मॉल m को डिवाइड करा दो, g को ही बाहर निकाल लो, जैसे करोगे तो तुम्हारा एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, एक्सीलरेशन विल लुक लाइक दिस, वो दिखेगा तुम्हारा, g बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कैपिटल m अपॉन स्मॉल m इंटू साइन अल्फा डाउन द इंक्लाइन मतलब नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, डाउन द इंक्लाइन। ओके, तो डाउन द इंक्लाइन के हिसाब से ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइन पे जी साइन अल्फा इंटू 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल m, ये नहीं होगा, कैपिटल M बाई स्मॉल m वाला ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन, डाउन द इंक्लाइन जी साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m, डाउन द इंक्लाइन। अच्छा, यहाँ पे ना यदि तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, मान लो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो पहले से ही फ्रिक्शन को मान रखा है कि इस प्लैंक पे फ्रिक्शन ऊपर क्यों लग रहा होगा और इस आदमी पे फ्रिक्शन नीचे क्यों लग रहा होगा, मैं कहता हूँ नहीं लग रहा होगा, तो मैं कहूँगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लो कि इस पर्टिकुलर प्लैंक पे फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रहा होगा और उस आदमी पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इक्वेशन उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगी।
इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा बस चेंजेस होंगे, डायरेक्शन का रोल प्ले हो जाएगा बस वहाँ पे। तो यदि इस पे फ्रिक्शन नीचे क्यों लगता है वो दिखेगा, तो क्या लिखोगे, कैपिटल mg sin अल्फा प्लस fr, है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये इसके लिए लिखोगे बिकॉज ये एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन रेस्ट ना, उसने बोल रखा ना कि डज नॉट मूव, वो मूव नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखोगे, mg sin अल्फा प्लस fr शुड बी इक्वल्स टू 0। और इस मैन के लिए क्या लिखोगे, इसके लिए फ्रिक्शन ऊपर क्यों दिख रहा होगा, तो इसके लिए इक्वेशन बनाओगे स्मॉल mg sin अल्फा माइनस fr इज इक्वल टू me। यदि एक्सेलरेशन a इधर की ओर माना है तो क्लियर है, यदि ऊपर की ओर माना है एक्सेलरेशन तो फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे fr माइनस स्मॉल mg sin अल्फा इज इक्वल टू m इंटू ए। वहां से उठा के लेके आना, यहाँ पुट करना, तुम्हें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे और जो आंसर आ रहा होगा वो निगेटिव में आ जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि तुमने जो एक्सेलरेशन माना है अप द इंक्लाइन, वो एक तरह से अप द इंक्लाइन नहीं होना चाहिए था, वो डाउन द इंक्लाइन होना चाहिए था। गॉट इट, इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। सो गाइस बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन तब जब यदि हमें समझ में आ जाए, पहले ही राउंड में देखते ही हमें आइडिया लग जाए कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है तब। अदरवाइज ये क्वेश्चन कई लोगों को टफ भी लग सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें एक बात का ध्यान रखना था कि वो कैसे भी एक्सेलरेट करे, वो इस बात का बस ध्यान रखे कि जो ये प्लैंक है ना, ये प्लैंक मूव ना करने पाए। और ये प्लैंक तभी मूव नहीं करेगा जब इसके ऊपर नेट फोर्सेस का समेशन 0 दिखा दें तब। तो हमने वही तो करा है कि भैया इनिशियली रेस्ट में था, यदि नेट फोर्स 0 रहेंगे तो बाद में भी ये 0 हो जाएगा, बाद में भी मूव नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात को और ध्यान रखा कि mg sin अल्फा के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल था इसको मूव कराने के लिए। mg cos अल्फा के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि वो तो बैलेंस हो जाएगा हिंज से, जो मतलब जो यहाँ पे जो ये जंक्शंस हैं, यहाँ से जो रिएक्शन आ रहा होगा उनसे वो बैलेंस हो जाएगा, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो गाइज आई होप सो कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा माइंड में कि एक्चुअली इस क्वेश्चन करना कैसे था, और आप लोगों ने खुद से भी इसको सही तरीके से किया होगा। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लोगों को भी बताइए कि यार एक्चुअल में एडवांस की फिजिक्स में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि YouTube में कोई सेंसरशिप नहीं है, यू ऑल नो दैट। बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी है कि जो है बोर्ड लेवल का, लेकिन उसको एडवांस का संज्ञा दी गई है, उसको मतलब एडवांस का बोल दिया गया जेई मेन लेवल कंटेंट को एडवांस बोल दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन को ना मैं कतई नहीं बोलूँगा कि एडवांस लेवल का है पूरा, ये जेई मेन से तो ऊपर है नो डाउट, लेकिन एडवांस के जो ईजी क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक है ये। गॉट इट गाइस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल कंटेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं ना तो फिर आपको लगता है कि हमारे साथ तो प्रैंक हुआ था, हाथ हिला दीजिए कैमरा की तरफ देख करके आपके साथ प्रैंक हुआ है, वही वाली चीज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए सीरीज चलाई हमने। आई होप सो कि आप लोग को इसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए फटाक से, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और न्यू ऐप लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।